अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अशरफ बेटा उठ जा, देख बाहर कैसा शोर है। माँ के जगाने पर मैं आंखें मसलता हुआ उठ बैठा और नीम गुनूदगी की कैफियत में अम्मा से बोला, सो जाओ अम्मा, कल नया साल है ना, इसीलिए शायद गांव वाले खुशी से हवाई फायरिंग कर रहे होंगे। अम्मा ने कहा, ना बेटा, ये नए साल की खुशी वाला शोर नहीं है, बल्कि लगता है कि गांव वालों ने किसी चोर को देखा है, तभी तो रात के इस वक्त सारे लोग जाग गए हैं। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो रात के 2:15 बज रहे थे। मैं अपनी चारपाई से उठा और जमाइयाँ लेता हुआ बाहर निकला। मैंने देखा कि गांव वाले एक जगह जमा हो रहे हैं। सर्दी का मौसम था। तकरीबन सभी गांव वालों ने गर्म चादरें ओढ़ रखी थी, जबकि मैंने भी एक काला कोट ज़ेबेतन किया हुआ था। मैंने आगे बढ़कर गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा फैजू, क्या बात है, ये सारे गांव वाले इस वक्त यहाँ क्यों जमा हुए हैं? चाचा फैजू, जिसका असल नाम फजलदाद था, लेकिन वो भी चाचा फैजू कहने पर राजी रहता था, मेरे सवाल पर गोया हुए। क्या बताऊं बेटा, अब तो हमारे गांव में चोरों और लुटेरों ने बाकायदा डेरा जमा लिया है। बरसों तक गांव अमन का गहवारा बना रहा, लेकिन जब से चौधरी साहब के दामाद ने पास वाले कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी की थी, तब से गांव के हालात यकसर बदल गए हैं। मैं ये सुनकर बोला, लेकिन चाचा, ये किस्सा तो माजी का है, लेकिन इस वक्त कैसा शोर है? बेटा, वो अपना करमू नाई है ना, उसने किसी साये को कुएं की तरफ बढ़ते हुए देखा है और चोर चोर का शोर करके पूरे गांव को जगा दिया है। लेकिन हमें यहां कोई चोर वगैरह नहीं मिल सका। लगता है करमू नाई का वहम था। थोड़ी देर बाद चौधरी अकरम भी वहां आ गए और गांव वालों से तकरीरी अंदाज में बाआवाज़ बुलंद कहने लगे, देखो गांव वालों, ये हमारे गांव को किसी की नज़र लग गई है। जो पै दर पै से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, पहले मेरे दामाद की दर्दनाक मौत और अब चोर हमारे गांव में दनदनाते फिर रहे हैं। सो इसलिए हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपने माल मवेशी की हिफाजत खुद करना पड़ेगी। वैसे हमारे गांव में बाकायदा चौकीदार का निज़ाम भी मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ उसे भी फ़ाल करने की ज़रूरत है। उसके बाद सारे गांव वाले अपने अपने घरों को लौट गए। मैं भी वापस आया तो अम्मा को अपना मुंतज़िर पाया। बेटा, सब ठीक तो है ना? बाहर कैसा शोर था? मैंने बाहर वाला दरवाज़ा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठते हुए अम्मा से कहा, कुछ नहीं अम्मा, वो करमुनाई को चोर नज़र आए थे, जो बकौल उसके वो चोर गांव के पास वाले कुएं की तरफ जाते हुए देखे गए हैं, लेकिन गांव वालों को वहां कोई सुराग न मिल सका। ये करमुनाई भी ना। अम्मा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बेटा, हमारे ज़माने में भी उस कुएं के काफ़ी किस्से मशहूर थे और अब तो पूरा गांव उसे असेबी कुआं मानता है। बेटा, हमारी ज़मीन भी उसी कुएं के आसपास है। बेटा, कभी वहाँ कुएं के नज़दीक मत जाना। अम्मा की बातें उस वक्त मुझे अजीब लगी थी। मैंने हंसते हुए कहा, सो जाओ अम्मा, रात काफ़ी गुजर गई है, सुबह सवेरे खेतों में काम पर जाना है। मुझे तो फ़ौरन नींद आ गई, लेकिन अम्मा काफ़ी देर तक जागती और खांसती रही। शायद वो माजी को याद करते हुए मेरे मुस्तकबिल का सोच रही थी। हमारा गांव पंजाब में वाक़ था, जो पंजाब की सकाफत का एक शानदार अक्स था। सुबह फजर के वक्त गांव की चक्की की टुक टुक की आवाज़ के साथ जिंदगी की चक्की चलने की आवाज़ें, जिसमें माल मवेशियों की रेवड़ से निकलते वक्त की आवाज़ें, हुक्के की गड़गड़ाहट और गांव के मौलवी साहब की मस्जिद में जिक्र व अज़कार की आवाज़ से हर सू एक सहर अंगेज़ी वाला माहौल पैदा हो जाता था। मैं भी फजर की नमाज पाबंदी से अदा करता था। आज हस्बे मामूल सुबह नाश्ते से फारिग होकर अपनी ज़मीन की तरफ रवाना हो गया। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और वाली साहब की वफ़ात के बाद बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन वालिदा की शफ़क़त और मोहब्बत ने अकेलेपन का एहसास होने नहीं दिया। ग्रेजुएट होने के बावजूद भी मैंने मुलाजमत की बजाय अपने पुरखों की ज़मीन संभालने को तरजीह दी। बस यूँ समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी खेतों से घर और घर से खेतों और खलियानों तक महदूद हो गई थी। कहने को तो हमारा गांव एक छोटा सा नवाही इलाका था,
लेकिन गांव वाले आपस में मुत्तहिद और यकजा थे और एक दूसरे के सुख दुख के शरीक थे। जहां किसी की शादी या त्यौहार पर ढोल की थाप पर भंगड़े और रात को वारिस शाह की हीर सुनाई जाती थी, जबकि चांदनी रातों में गांव के गबरू जवान ललहाते खेतों और बागों की सैर किया करते थे, जबकि गमी में भी एक दूसरे के दुख बांटते थे। मैं शुरू से ही तन्हाई पसंद वाक़ हुआ था। बचपन और जवानी तक का सफ़र बस एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह गुजर गया और पता ही ना चला, जबकि गांव की गोरियां मुझसे बात करने को तरसती थी, लेकिन बेसूद। मेरा संजीदा रवैया पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन अम्मा के मुताबिक मैं बड़ा हंसमुख और खुशमिजाज बेटा था। वैसे अम्मा मुझे अभी तक छोटा बच्चा समझती थी और खुद से दूर भी नहीं करती थी। अम्मा के मना करने के बावजूद भी मैं घंटों उस पुरस्कार कुएं के पास खड़ा होकर उसके पानी की तरफ झांकता रहता था। वहां बला की खामोशी थी, और अगर आवाज़ें थीं तो वह परिंदों की आवाज़ें थीं जो उन सरसब्ज खेतों में अपना रिस्क तलाश करने की जुस्तजू में मगन थे। मुझे तो वह कुआं पुरसुकून और नॉर्मल लगा, तो फिर ये गांव वाले। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराकर कंधा उचकाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। एक दिन खेतों में काम करते हुए मुझे एक कार नजर आई जिसमें एक अजनबी सवार था। वो मेरे पास आकर रुका। सुनो नौजवान, चौधरी अकरम अली की हवेली किस तरफ है? मैंने उससे हाथ मिलाया। जी आप कौन? मेरा नाम डॉक्टर वकार है और मैं शहर से चौधरी साहब की बेटी सफ़िया का इलाज करने के लिए बुलाया गया हूँ। मैंने कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ। इस तरह आपको हवेली ढूंढने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। डॉक्टर ने हंसकर कार का दरवाज़ा खोला और मैं उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गया। वैसे क्या बीमारी है उनको? मेरे सवाल पर उसने मेरी तरफ देखे बगैर ही जवाब दिया। चौधरी साहब बता रहे थे कि उसे कोई ज़हनी या नफ्सियाती किस्म की बीमारी लाहक हो गई है। कार कच्ची पक्की पगडंडियों से होती हुई ऐन चौधरी अकरम की हवेली के सामने आकर रुकी, जहां चौधरी साहब पहले ही से डॉक्टर के मुंतजिर खड़े थे। हम दोनों कार से उतरे। चौधरी साहब ने डॉक्टर के साथ मुझसे भी अलेक सलेक की। चौधरी साहब ने हमें डॉक्टर के साथ ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया। वैसे मेरा काम तो ख़त्म हो चुका था और मैंने डॉक्टर से इजाज़त भी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस जाने नहीं दिया और मेरे साथ गपशप में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर बाद चौधरी साहब अपनी बेटी सफ़िया के साथ आ गए। आज काफ़ी अरसे बाद मैं सफ़िया को देख रहा था। वो काफ़ी बदल चुकी थी। उसको पसंद की शादी रास नहीं आई थी और अब वो जहनी मरीज़ा बन चुकी थी। सफ़िया ने हमें सलाम किया और खुसूसन मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, अशरफ कैसे हो और आजकल क्या काम कर रहे हो? उसकी बातों से तो वो हमें ठीक दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ और आजकल ज़मीनों के कामों में मसरूफ़ हूँ। मेरा रूखा और मुख्तसर जवाब सुनकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं बदले, वही स्कूल वाला लबो लहजा। इस दौरान डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ चेक की और कुछ दवाइयाँ लिखकर चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर हफ्ते इनका चेकअप करने आ जाया करूँगा। बस 3 माह का कोर्स है और हाँ, दवाई बाकायदगी के साथ आपकी बेटी को खानी पड़ेगी। जी ज़रूर। चौधरी साहब के जाने के बाद हम लोग भी बाहर आ गए। डॉक्टर साहब मुझसे इजाज़त लेकर रुखसत हो गए और मैं सफ़िया की हालत के बारे में सोचता हुआ अपने घर आ गया। आज अम्मा ने सरसों का साग और चावल की रोटी तैयार की थी। मैं काफ़ी देर तक सफ़िया के बारे में सोचता रहा। स्कूल के ज़माने में तो वो गांव में ही हमारे साथ पढ़ती रही। अलबत्ता कॉलेज लाइफ में वो हमसे अलग हो गई थी। वो शहर पढ़ने चली गई थी और मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर मुकम्मल की। वैसे तो सफ़िया हर किसी से खुश इखलाक़ी से पेश आती, लेकिन जब से वो आला तालीम हासिल करने शहर गई थी तब से उसके तेवर यकसर बदल गए थे। अब वो गरीब किसानों और पुराने क्लास फेलोज से नफ़रत से पेश आने लगी थी। मैं भी उनमें से एक था। कॉलेज लाइफ में सफ़िया का अफेयर रिजवान नामी एक नौजवान से हुआ और देखते ही देखते वो अफेयर शादी में तब्दील हो गया। चौधरी साहब को सख्त दचका लगा था जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी ने शहरी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है।
एक बूढ़े वालिद के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया और अपने दामाद को हवेली में रहने की इजाज़त दे दी। फिर एक सुबह पूरे गांव में शोर बरपा हो गया। चौधरी साहब के दामाद ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। फिर तो पूरे गांव में मातम का समा हो गया। किसी को भी रिजवान की मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी और बातों के धारे में इस तरह बह गई जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। तब से शायद सफ़िया की हालत ऐसी हो गई हो, और अब तो बात डॉक्टर से इलाज तक आ गई थी। खैर, वो हमारे गांव वाले थे और मेरी हमदर्दी यकीनन उन्हीं के साथ थी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह हस्बे मामूल नमाज फजर अदा की और तिलावत कुरान पाक का भी शर्फ हासिल किया। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे डॉक्टर वकार दिखाई दिए, जो उस पुरस्कार कुएं के पास खड़े थे। मुझे देखकर वो बोले, अशरफ मियाँ, सुनाओ क्या हाल है, और मुझे ये बताओ कि इस कुएं की गहराई कितनी होगी। मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ और इस कुएं की गहराई मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं। मेरे सवाल पर वो मेरे पास आए और हम पास वाले पीपल के दरख्त के साए तले बैठ गए। दरअसल इलाज के दौरान बार बार सफ़िया के मुंह से इस कुएं के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है, इसलिए सोचा कि आज इस कुएं को देख ही लेते हैं। डॉक्टर के बताने पर मैंने कहा, वैसे तो डॉक्टर साहब, इस कुएं में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता सफ़िया के शौहर ने इसी कुएं में खुदकुशी की थी। शायद इसी वजह से उनके आसाब पर कुएं की हैबत तारी हो गई हो, लेकिन मुझे तो कुछ और ही मालूम होता है। मैं समझा नहीं। मुझे हैरान देखकर वो गोया हुए, देखो अशरफ, तुम पढ़े लिखे हो, तुम मेरी बात ज़रूर समझोगे। मेरी दवाइयाँ तो सफ़िया की जिस्मानी सेहत के लिए साजगार हैं, लेकिन मुझे तो ये कोई आसेबी मामला महसूस हो रहा है। मेरा मतलब है कि हो सकता है सफ़िया पर किसी आसेब का साया हो, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये तो बस मेरी राय है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं भी दंग रह गया। डॉक्टर साहब, आज के साइंसी दौर में से वाक़यात का रुनुमा होना कुछ अजीब सा नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही डॉक्टर उठे और कार स्टार्ट की और शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर रवाना हो गए। एक रोज़ गांव में कोई तकरीब थी और सारे गांव वाले जमा थे कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गांव वालों, जल्दी चलो, वो शहरी डॉक्टर कुएं में डूबकर हलाक हो गया है और उसकी लाश कुएं के पानी में तैर रही है। फिर तो पूरा गांव कुएं की तरफ उमड़ आया। लोगों ने डॉक्टर की लाश को बाहर निकाला। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने इब्तिदाई तफ्तीश चौधरी अकरम से की। देखो, डॉक्टर वकार हमारा फैमिली डॉक्टर था, जो हर हफ्ते मेरी बेटी के इलाज के लिए हवेली आता था। अब हमें क्या मालूम कि वो वापसी पर उस कुएं पर क्या करने आया था। ये तो आप लोगों को मालूम करना चाहिए। चौधरी साहब की बात सुनकर वो खामोश हो गए, जबकि पुलिस ने एम्बुलेंस मंगवाकर डॉक्टर की लाश को शहर भिजवा दिया। और फिर गांव के लोगों में चेमगोइयाँ शुरू हो गई। कोई कुएं को कोस रहा था तो कोई आपस की दुश्मनी का मामला समझ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया, और डॉक्टर जैसे शरीफ आदमी से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। वापसी पर अम्मा ने भी सवालों की बौछार कर दी। बेटा अशरफ, मैं तो पहले ही कहती थी कि वो कुआं आसेबज़दा है, और आज उसने डॉक्टर को निगल लिया। बेटा, तुम उससे दूर रहना। हम अपनी ज़मीनें जो उस कुएं के करीब हैं उन्हें बेचकर किसी और जगह ज़मीन खरीद लेंगे। बस बेटा, तुम उस कुएं से दूर रहना। अम्मा की परेशानी देखकर मैंने अम्मा को दिलासा दिया, अम्मा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और हम अपनी ज़मीनें क्यों बेचें? ये वाक़यात पुरानी दुश्मनी की बिना पर भी हो सकते हैं। आपको तो बस आसेब की पड़ी है। ये सब पुरानी बातें हैं, आप इतना मत सोचें और अपनी सेहत पर तवज्जो दें। मेरी बातें सुनकर अम्मा को कुछ हौसला मिला और वह तस्बीह पढ़ते हुए दूसरे कमरे में चली गई, और मैं डॉक्टर की नागहानी मौत के बारे में सोचने लगा। काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए और मामूलाते ज़िंदगी दोबारा बहाल होने लगे। मैं बदस्तूर अपने खेतों में कामकाज में मसरूफ़ हो गया। एक सुबह एक अजनबी शख्स कुएं के पास खड़ा दिखाई दिया। मैंने करीब जाकर उसे सलाम किया। उसने मुझे सलाम का जवाब दिया और कुएं की तरफ देखते हुए कहा, बेटा,
इस कुएं की गहराई कितनी होगी? मुझे बड़ा ही अजीब लगा। बुजुर्गवार, पहले अपना तारुफ तो करवाओ, कौन हो और कहाँ से आए हो? मुझे देखकर वो मुस्कुराकर बोला, बेटा मेरा नाम आसिफ है और मैं किसी दूसरे गांव से यहाँ चौधरी अकरम से मिलने आया हूँ। बड़ा ही अजीब कुआं है। मेरे कदम चलते चलते रुक गए। सोचा पहले कुएं में झांक कर देखूं कि इसमें पानी मौजूद है कि ये खाली सूखा हुआ कुआं तो नहीं है। मैंने उसे जल्दी से हवेली का पता बताया तो वह दुआएं देता हुआ हवेली की तरफ रवाना हो गया और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। अगले दिन सुबह सवेरे ही पूरे गांव में शोर बरपा हो गया कि कुएं में एक अजनबी की लाश देखी गई है। बाकी लोगों के साथ मैंने भी देखा कि वो लाश उसी बूढ़े शख्स की थी जो मुझसे चौधरी साहब की हवेली का पता पूछ रहा था। इस मर्तबा भी मरने वाले का ताल्लुक किसी न किसी जाविये से चौधरी अकरम से था। पुलिस ने हस्बे साबिक रिवायती पूछगछ के बाद लाश को उसके गांव भिजवा दिया। रात गए मेरी सोच का मरकज सिर्फ और सिर्फ वो कुआं था। मैंने हर जाविये से सोचा, पहले चौधरी का दामाद, फिर डॉक्टर और आखिरी मरने वाला अजनबी मुसाफिर। इन तीनों का सिरा चौधरी की हवेली तक जाता था और इन सब का मरकजी किरदार सफिया थी। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक ख्याल ने दस्तक दी। मरने वाले तीनों लोगों ने इस पुरस्कार कुएं के पास खड़े होकर एक मुश्तरका जुमला कहा था जिसे मैंने भी सुना था। वो जुमला था, इस कुएं की गहराई कितनी है। ये वो अल्फाज थे जिसके बाद ये के बाद दीगरे तीनों की मौत वाक़ई हो गई, और वो भी कुएं में छलांग लगाकर। तो क्या अम्मा वाकई सही कह रही थी कि वो कोई आम कुआं नहीं है बल्कि आसेबज़दा कुआं है। इस ख्याल के आते ही मैं उठ बैठा, बाहर सहन में पड़े हुए मटके से पानी पिया और वापस आकर चारपाई पर लेटा। लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं कोई सुराग रसा या जासूस नहीं था कि लोगों की ज़िंदगी में दखल देता, लेकिन जहाँ तक बात गांव के अमन व सुकून की थी, वहाँ मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी गांव वालों की भलाई और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। इसी जज्बे को लेकर मैंने फैसला किया कि अपने तौर पर मैं मामले की तह तक जाऊंगा और आने वाले किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की रोकथाम के लिए अपनी सी कोशिश करता रहूंगा। बहरहाल कुछ दिन गांव में सुकून रहा। एक रात मेरी फसलों को पानी देने की बारी थी और आधी रात को मैं अपने खेतों में मौजूद था कि दूर से मुझे एक साया नजर आया जो कि कुएं की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। चांद की आखिरी तारीख थी और रात काफी अंधेरी थी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने भी ओट ले ली। वो साया नजदीक होता जा रहा था, लेकिन डर मुझसे कोसों दूर था। मैं अभी तक यही समझ रहा था कि शायद कोई चोर रास्ता भटक गया है। काली चादर में लिपटा हुआ वो साया जब कुएं के नजदीक पहुंचा, तब मैंने भी अपनी कुल्हाड़ी से उसके पीछे आकर ललकारा, खबरदार, अपनी जगह से जरा भी हिलने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन हो तुम? और अपना हाथ ऊपर कर लो। मेरे इस अचानक ललकारने पर वो डर के मारे कांपने लगा और जब उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मारे हैरत के मेरी तो गिग्गी बंध गई। सफिया, ये आप? अशरफ, खुदा के वास्ते मुझे मरने दो। तंग आ चुकी हूं मैं रोज रोज के मरने से। मैं क्या करूं, लोग मुझे मरने भी तो नहीं देते। वो शदीद इस्तराबी हालत में सिसक रही थी, जबकि मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे दिलासा देते हुए कहा, सफिया, आप मेरी क्लास फेलो भी थी और आप पढ़ी लिखी भी हैं। क्या बात है, आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं। यकीन जानिए, आपकी इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा और हर तरह आपकी मदद करूंगा। आप इस वक्त इस वीरान कुएं पर क्या करने आई थी और उन सारे वाकयात के बारे में क्या जानती हैं? उसने थोड़ी देर सोचकर मुझे जवाब दिया, अशरफ, क्या बताऊं मेरे साथ क्या बीता। ये जो गांव वाले आए दिन जिस चोर का पीछा करते थे, वो कोई और नहीं, आपके सामने खड़ी किस्मत की मारी है। हर दफ़ा सबसे छुपकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन गांव वाले मुझे चोर समझकर हर दफ़ा पीछा करते रहे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज तुमने मुझे यहाँ आकर रोका। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? मेरे सवाल पर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अशरफ, बहुत भोले हो, बिल्कुल स्कूल के ज़माने की तरह। जिसका खाविंद भरी जवानी में साथ छोड़कर चला जाए तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। लेकिन खुदकुशी हराम है और मायूसी गुनाह है। तुम अपना घर दोबारा भी तो बसा सकती हो, इसमें हर्जी क्या है?
हमारा मजहब और माशरा भी तो इसका हुक्म देता है। तुम्हारा मतलब दूसरी शादी? हाँ बिल्कुल। वो हंसी, फिर मायना खेज नज़रों से मुझे देखा। अशरफ, आपने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने जवाब दिया, हम गरीबों को इसकी इजाज़त नहीं है। तो फिर आप मेरे जज्बात कैसे समझ सकते हो? खैर, अब पूछ ही लिया है तो सुनो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आती। बाकियों की तरह हम दोनों मियाँ बीवी ने भी इस कुएं के पास खड़े होकर एक बात कही थी। मैंने जल्दी से उसके होंठों पर उंगली रख दी और उसका जुमला अपने मुंह से मुकम्मल किया। इस कुएं की गहराई कितनी है? आपके शौहर ने कहा था। मेरे इस तरह अचानक गोया होने पर वो चौंक गई। आपको कैसे मालूम हुआ कि यह जुमला कहा था? क्योंकि यह जुमला सब मरने वालों ने मरने से पहले इस कुएं के पास खड़े होकर कहा था। मुझे छोड़ दो अशरफ, मुझे एक न एक दिन मरना है। लेकिन आप यहाँ आती क्यों हैं? मेरा मतलब इस कुएं से दूर क्यों नहीं रहती? वो बोली, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आती, बल्कि एक आवाज़ के पीछे दौड़ी चली आती हूँ। जिस तरह हिप्नोटाइज होकर कोई इंसान बेखुद सा हो जाता है, मेरी भी यही कैफियत हो जाती है और यहाँ खींची चली आती हूँ। इसका मतलब हुआ कि मरने वाली सभी लोगों ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि वो इस आसेबी कुएं में मौजूद अफरियत के हाथों मारे गए। लेकिन वो आसेब हम इंसानों से क्या चाहता है? मेरे सवाल पर वो बोली, जिस तरह हम अपनी दुनिया में किसी और को दखल देने की इजाज़त नहीं देते, बिल्कुल उसी तरह यहाँ कुएं में कोई अफरियत सदियों से आबाद है। और जो कोई भी यहाँ खड़े होकर इस कुएं की गहराई नापने की बात करता है, तो उसका अक्स कुएं के पानी में महफूज होता है। और वो आसेब इस कुएं की गहराई में एक अलग दुनिया में आबाद है। और वो कुएं की गहराई की बात सुनकर समझता है कि गहराई नापने वाला शायद उनको अपनी दुनिया से बेदखल कर देगा। इसीलिए वो उस शख्स का दुश्मन बन जाता है और अपने आसेबी अमल से वो उसे ठिकाने लगाकर समझता है कि अब उनकी दुनिया अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से महफूज हो गई है। इसी वजह से ये सारे लोग मारे गए। आप मेरे साथ चलें, उम्मीद है कि सारे गांव वाले मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैं सफ़िया को लेकर चौधरी साहब की हवेली की तरफ चला आया। वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे। मैंने चौधरी साहब से सारा माजरा बयान किया तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और सुबह गांव की पंचायत बुलाने का कहा। मैं भी अपने घर रवाना हो गया। अम्मा सो रही थी। मैं भी अपने कमरे में चला गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही मस्जिद में पंचायत का ऐलान हुआ। सारे गांव वाले मुकर्ररा वक्त पर पंचायत में पहुंच गए और पूरी पंचायत ने मुतफ़क़ा फैसला दिया कि एक बड़ी 4 दीवारी के अंदर कुएं को बंद कर दिया जाएगा और 4 दीवारी में लगे दरवाजे को एक बड़े ताले से बंद किया जाएगा और ताले की चाबी को दरिया में फेंक दिया जाएगा। और फिर कुछ ही दिनों में सारे गांव वालों ने मिलकर दीवार तैयार की और वो पुरस्रार कुआं हमेशा के लिए 4 दीवारी में कैद हो गया। आज भी वो पुरस्रार कुआं मौजूद है और अगर कोई बच्चा शरारत करता है तो उसकी माँ उसे कुएं से डराते हुए कहती है, चुप हो जाओ वरना कुएं की दीवार वाला ताला खोलकर तुझे अंदर बंद कर देंगे। और डर के मारे वो बच्चा खामोश हो जाता है। मैं यानी अशरफ रोज़गार के सिलसिले में दुबई चला गया और अपने बीवी बच्चों के साथ दयारे गैर में वतन की मिट्टी और अम्मा जी को याद करके आहें भरता हूँ। अम्मा तो अब गांव के कब्रिस्तान में आराम से है, लेकिन पता है गांव से दुबई के सफ़र तक मेरा किसने साथ दिया? जी हाँ, चौधरी अकरम मरहूम की बेटी सफ़िया, जो कि अब मेरी शरीके हयात है। खास एपिसोड की दूसरी कहानी। मेरे वालिद की गांव के बाजार में कपड़े की दुकान थी। मैं जवान हुआ तो मेरे वालिद ने मुझे स्कूल से उठा लिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि 8वीं जमात तक पढ़ लेना बहुत है। मुझे अपने बाप के साथ दुकान पर बैठना पड़ा। 4-5 साल के मुख्तसर अरसे में हमारी मेहनत और लगन से कारोबार चमक उठा। फिर मैंने नज़दीकी कस्बे के मेन बाज़ार में दुकान खोल ली। गांव वाली दुकान पर वाली साहब बैठते थे और कस्बे वाली दुकान मैंने संभाल ली थी। अब मेरे वालिदैन मेरी शादी की फ़िक्र करने लगे, मगर मैं शादी के बारे में संजीदा न था। सच पूछें तो मैंने अपने आप को कारोबार में इतना उलझा रखा था कि सिवाय रुपया कमाने के मुझे कोई और सोच ही न थी।
मेरी माँ मेरे सर पर सेहरा सजाना चाहती थी, लेकिन मैं शादी से दामन बचाकर अपने कारोबार को बढ़ाने और फैलाने के चक्कर में था। यही मेरी जिद थी, जिसके आगे मेरे वालिदैन बेबस थे। एक दिन एक लड़की अपनी नौकरानी के हमरा मेरी दुकान पर आई। मेरा वास्ता हर तरह के ग्राहकों से रहता था, मगर मैंने उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी, उसका रंग भी सांवला था, मगर उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी जिनमें जादू का सा असर था। मैं उसको यहाँ बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की नहीं, कोई देवी है। उसकी आंखों की कशिश मुझे मसहूर कर रही थी। शायद मैं हवन्नक लग रहा था। वो मुस्कुरा दी और बोली, आपके पास पेरिस होगी? आपको शायद मालूम हो कि हमारी नौजवानी के ज़माने में पेरिस बहुत महंगा और मशहूर कपड़ा हुआ करता था। मैंने फ़ौरन पेरिस के थान निकाले और उसके आगे ढेर कर दिए। उसने 2 सूट खरीदे और वो तो चली गई थी, मगर मुझे लगा कि मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई हो। मैं आज तक हैरान हूं कि मुझ जैसे मुकम्मल कारोबारी शख्स पर उसके इश्क का भूत कैसे सवार हो गया था। उसकी आंखों में कोई ऐसा जादू था जिसने मेरे अंदर के नौजवान विक्रम को जगा दिया था। अब तो मुझे किसी पहलू चैन न था। उसको फिर से देखने की ख्वाहिश मन में मचलने लगी, मगर उसका हुसूल कैसे मुमकिन हो, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास न था। घर गया तो तबीयत बोझल बोझल सी थी। उस रात मैं सही तरीके से सो न सका। सुबह सुबह नहाने गया, फिर मंदिर भी गया। भगवान से उसके मिलन की दुआ की और ये उम्मीद लिए दुकान पर आया कि शायद वो हसीना फिर आ जाए, मगर ये तो मुमकिन न था। अभी कल तो वो कपड़ा लेकर गई थी। कई दिनों के मुसलसल इंतज़ार के बाद मेरी दुकान के भाग जागे। इस दफ़ा वो अपनी एक सहेली के हमरा आई। मैंने अपने होशो हवास कायम रखे। मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी मुसर्रत आ गई। ऐसे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। वो खुद ही बोली, उस दिन आपने गलती से कपड़ा बहुत सस्ता दे दिया था। मुझे तो शायद पता भी न चलता। मेरी सहेली पूनम को जब मैंने सूट दिखाई और कीमत बताई तो यह हैरान रह गई। उसने यही कपड़ा चंद दिन पहले ख़रीदा था। आज फिर हमने बाजार से मालूम किया तो पता चला कि इस कपड़े का रेट वाकई ज़्यादा था। लगता है तुमसे भूल हो गई है। वो ये सारी बातें एक साथ ही कह गई। देवी जी, आपने और कपड़ा लेना है तो ले जाएं, इससे भी आधे रेट पर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो तैश में आ गई और फट पड़ी। कहने लगी, बकवास बंद करो। तुमने मुझे क्या समझ लिया है? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो कपड़े के टुकड़े पर बिक जाती हैं। ये कहकर उसने अपना पर्स खोला, बाकी रकम मेरे मुंह पर मारी और बकती झिकती गुस्से में पैर पटकती दुकान से चली गई। ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया और मैं अपनी सफाई में कुछ भी ना कह सका। उसके जाने के बाद भी मैं खड़ा सोचता रहा कि मैंने आखिर कौन सी खता की है। मैं गलत किरदार का आदमी ना था। ये सोचकर मेरी आंखें भीग गईं। मनोज मेरा जिगरी यार था। अक्सर शाम को मेरी दुकान पर आता था। वो हस्बे मामूल उसी शाम को आया तो मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। वो जगत उस्ताद था। कहने लगा, विक्रम, तुम अपना कारोबार आराम से करो, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो। अपना कारोबार भी बर्बाद करोगे और बदनामी मुफ्त में मिलेगी। मगर मेरी हालत फिर से काबू से बाहर थी। मैंने मनोज की बहुत मिन्नत समाजत की। उसने मेरी मदद करने का वादा किया। शायद वो भी इस मामले की संगीनी को समझ गया था। उसकी दुकान पर एक बुढ़िया आया करती थी जिसकी लड़कियां दस्तकारी में महारत रखती थी। वो उनके काढ़े हुए कपड़े मनोज की दुकान पर लाती थी। उसका कई घरों में आना जाना था। मनोज ने उससे राजदारी का वादा लेकर मेरी बात की। वो बुढ़िया बड़ी तेज निकली। उसने लड़की का मुकम्मल पता मालूम कर लिया। वो लड़की सेठ भगवान दास की सबसे बड़ी बेटी सारिका थी। सारिका से छोटी 3 बहनें और थीं। भाई कोई ना था। बुढ़िया के बकौल सारिका नेक और पाकीज़ा लड़की थी। मैंने बुढ़िया को उसकी तवक्को से बढ़कर इनाम से नवाजा। बुढ़िया की ख्वाहिश थी कि वो मेरे और सारिका के दरमियान ताल्लुक़ पैदा कर देगी। मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था। मैंने बुढ़िया को इस काम से रोक दिया और एक दिन मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं सेठ भगवान दास की बड़ी बेटी सारिका से शादी करना चाहता हूँ।
अगर ऐसा ना हो सका तो मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा। शादी का सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई और अगले ही दिन मेरे माँ बाप सेठ भगवान दास की हवेली मेरे रिश्ते के लिए चले गए। मैं इस काम को बहुत दुश्वार समझ रहा था, मगर सेठ भगवान दास मेरे बाप का पुराना जानने वाला निकला और पलक झपकते में मेरी शादी सारिका से हो गई। शादी से पहले उसे मेरे मुतालिक कुछ इल्म न था। शादी के बाद जब उसे पूरी कहानी का इल्म हुआ तो वो मेरी मोहब्बत की कायल हो गई। हमारी शादी को भी चंद माह गुजरे थे। दिसंबर का महीना था, शदीद सर्दी थी। उस दिन मैं घर पर ही था कि बाहर दरवाजे पर एक जोगी ने सदा लगाई। दरवाज़ा खुला था और जोगी कशकोल लिए खड़ा था। मेरी माँ ने सारिका से कहा, जाओ बेटी, जोगी बादशाह को अपने हाथ से कुछ दे आओ। सारिका ने कुछ पैसे लिए और जोगी को देने गई। जोगी ने अपना कशकोल आगे करने की बजाय पीछे कर लिया और निगाहें सारिका के चेहरे पर मरकूज कर ली। इतने में मेरी माँ बोली, जोगी बादशाह, नई दुल्हन है, इसको दुआ दो। जोगी बोला, दुआ रहम की या कहर की? मेरी माँ डर सी गई और कहा, महाराज, रहम की दुआ करो, रहम की। मैं सहन में बैठा ये मंजर देख रहा था। जोगी ने अपने कशकोल से गंदुम के चंद दाने उठाकर सारिका के चेहरे पर मारे और बगैर कुछ कहे चला गया। मेरी माँ घबरा गई। मैंने उठकर माँ को तसल्ली दी, मगर वो कह रही थी कि ऐसे लगता है जोगी बादशाह हमसे नाराज हो गया है। जोगी के जाने के थोड़ी देर बाद सारिका के पेट में बाएं जानिब दर्द शुरू हो गया। मैं दौड़कर गया और एक मुसलमान हकीम को बुला लाया। हकीम साहब बहुत ही हमदर्द और नेक इंसान थे। वो फौरन मेरे हमरा आ गए। सारिका दर्द से तड़प रही थी। हकीम साहब ने एक सफूफ पानी में घोलकर सारिका के मुंह में डाला, जिससे दर्द की शिद्दत में कमी आ गई, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। मुझे पता नहीं हकीम साहब की दवाई का असर था या वो दर्द को बर्दाश्त करते करते थक गई थी। हकीम साहब ने मुझे कहा कि तुम अपनी बीवी को लेकर शहर जाओ। वहाँ के अस्पताल में एक अंग्रेज डॉक्टर है जो बहुत मशहूर है, उससे बीवी का इलाज कराओ। मैंने फौरन एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया, सारिका को उसमें डाला और शहर रवाना हुए। अभी शहर काफी दूर था कि सारिका ने आंखें खोली। एक नजर भरकर देखा और फिर आंखें मूंद ली। इसके साथ ही उसकी सांसों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वहीं से बैलगाड़ी वापस मुड़ी। मेरी हालत गैर हो रही थी। बहरहाल एक हकीकत थी, सारिका को मैंने बड़ी चाहत से हासिल किया था। मोहब्बत की जीती हुई बाजी में इतनी जल्दी हार जाऊंगा, इसका मैंने कभी तसव्वुर भी न किया था। उस शाम को मैं कभी नहीं भूल सकता, जब सारिका की अर्थी शमशान भूमि ले जाई जा रही थी। फिर सारिका को बहुत सारी खुश्क लकड़ियों में दफन कर दिया गया। कई कनस्तर देसी घी लकड़ियों पर उंडेल दिया गया। शाम गहरी हो गई। सर्दी ज्यादा थी और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। मेरे बाप ने मुझे चिता को आग लगाने के लिए कहा। एक मजहबी फर्ज की बजावरी की खातिर मैंने अपनी पत्नी की चिता को आग लगा दी। अब सारिका की चिता बड़े धीमे अंदाज में जल रही थी, हालांकि उस पर खासी मिकदार में देसी घी डाला गया था। सर्दी और तारीकी बढ़ती जा रही थी। चिता की आग ने थोड़ी सी जगह को रोशन कर रखा था, वरना हर सु घुप अंधेरा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार खिसकने लगे। बाप ने मुझे कहा कि तुम भी चलो, सुबह आकर फूल चुन लेंगे। हिंदू लोग मुर्दे की जली हुई हड्डियों को फूल कहते हैं। मेरा दिल वहां से जाने को ना चाह रहा था। मैंने अपने बाप से कहा कि आप लोग चलें, मैं थोड़ी देर में आता हूं। वो चले गए और मैं तन्हा उस हैबतनाक मकाम पर मौजूद रहा। मेरे सामने सारिका की चिता जल रही थी। न जाने कितनी चिताएं इस जगह जली होंगी। मैंने अपनी जिंदगी में कई चिताएं जलती देखी थी, मगर मेरी बीवी की चिता उस तरह नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग मेरी पत्नी को जलाना नहीं चाहती थी। शमशान भूमि में खुदरो झाड़ियां थीं, जिन्होंने अंधेरी रात में इस मंजर को और भी भयानक बना दिया था। तेज हवा से झाड़ियों में जो सरसराहट पैदा हुई, उससे खौफ आता था। ऐसे लगता था जैसे गिरदो नवा में बहुत सारी रूहें बेचैन फिर रही हों।
मेरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। मैं एक झाड़ी की ओट में बैठा रहा। शदीद सर्दी के अलावा जो दूसरी परेशानी मुझे लाहक थी वो ये कि चिता की आग हवा के झोंकों से भड़कने की बजाय बुझती जा रही थी। मैं वापस जाने का सोच ही रहा था कि मेरे सामने की झाड़ियों में मुझे एक हैवला सा दिखाई दिया। मैंने अपनी निगाहें उस साए पर मरकूज कर दी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी हालत ये थी कि अगर मैं अपनी जगह से मामूली सी हरकत करना भी चाहता तो ना कर सकता था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चिता की जानिब बढ़ने लगा। जो ही वो चिता के करीब पहुंचा तो मैंने चिता की आग की रोशनी में उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये वही जोगी था जो दिन को हमारे घर आया था और उसने सारिका के चेहरे पर गंदुम के दाने मारे थे। वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। जोगी ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उसने चिता के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके कशकोल में कुछ मनके थे जिनको वो थोड़े थोड़े वक्फे से चिता पर फेंकता जा रहा था। चिता की आग पहले भी सही तरीके से नहीं जल रही थी। अब जोगी बादशाह के मंत्र ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब तो आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई थी। जोगी के मुंह से गैर मुबहम सी आवाज़ें मुसलसल निकल रही थी। मैं ये सब कुछ देख रहा था। वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में खौफ की शिद्दत में भी कमी आ रही थी। जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो जोगी ने अपना कशकोल ज़मीन पर रख दिया और चिता की लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि सारिका की लाश तक आग पहुंची थी या नहीं, क्योंकि अंधेरे में नजर न आता था। जोगी ने सारिका की लाश को उठाकर चिता के साथ ज़मीन पर रख दिया और खुद लाश के सरहाने आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर वही गैर मुबहम सी आवाज़ें उसके मुंह से निकलने लगी। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। फिर जोगी ने उठकर पानी की तरह का कोई महलूल सारिका की लाश पर फेंकना शुरू कर दिया। फिर मैंने वो मंजर देखा कि जिसको मैं मरते दम तक फरामोश न कर सकूंगा। मेरे सामने पड़ी हुई सारिका की लाश ने हरकत की। फिर जोगी ने उसे उठाया जैसे कोई किसी को सोते में जगाता है। सारिका उठ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में खून जम गया हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मेरा दिमाग माफ हो चुका था। मैं ऐसी शशोपंज में था कि ये क्या है कि जोगी एक तरफ चल पड़ा और सारिका उसके पीछे पीछे इस तरह चलने लगी जैसे कोई सुधाया हुआ जानवर अपने मालिक के पीछे चलता है। कुछ देर तो मैं वहां शमशान भूमि में बैठा रहा। मेरे होश ठिकाने आए तो मैं उनके पीछे चल पड़ा। शमशान भूमि से थोड़ी दूर रास्ते के साथ चंद मुसलमान किसानों के घर थे। उन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता था। रास्ते के साथ वाला घर गुलशन खान का था। जब जोगी उन मुसलमान किसानों के घरों के पास से गुजरने लगा तो मेरी निगाह एक किसान पर पड़ी जो इस बला की सर्दी में लालटेन लेकर मवेशियों के बाड़े खाने में जाने क्या कर रहा था। उसको देखकर मेरा हौसला बढ़ा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर कोई कुव्वत पैदा हो गई हो। मैंने पूरे जोर से चीखना शुरू कर दिया। जितना शोर मचा सकता था मचाया और साथ ही जस्त लगाकर सारिका को पकड़ लिया। जो ही मैंने सारिका को छुआ वो एक बेजान मुजस्समे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। चंद किसान लाठियां लेकर दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। गुलशन खान आगे आगे था। उसके बाद मैं भी होश से बेगाना हो गया और जब होश आया तो मैं अपने घर में चारपाई पर पड़ा था और हकीम साहब मेरे सरहाने बैठे थे। कुछ रिश्तेदार हमारे घर जमा थे। सबसे पहले मैंने सारिका के मुतालिक पूछा। पता चला कि वो घर में है और होश में आ चुकी है। शमशान भूमि के बाहर जब मैं चीखते चीखते बेहोश हो गया था तो गुलशन खान और उसके साथियों ने मुझे पहचान लिया था और मुझे सारिका को उठाकर हमारे घर ले आए थे, जहां मैं और सारिका कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद होश में आ गए थे। उस जोगी का किसी को पता न चला कि किधर गायब हो गया था। जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने घर वालों को तमाम हालात तफसील से बताए। वो सब हैरान रह गए। अगर वो मेरी कहानी पर यकीन न करते तो क्या करते, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनके सामने सारिका मरी थी और उन्होंने उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत की थी।
आप ये सुनकर और भी हैरान होंगे कि सारिका ने इस कहानी पर बिल्कुल यकीन न किया। वो कहने लगी कि उसे इतना ही याद है कि जोगी हमारे दरवाजे पर आया तो उसके पास गई। जोगी ने अपनी निगाहें उस पर गाड़ दी तो सारिका को अपने अंदर बिजलियाँ सी गूंजती महसूस हुई। फिर जोगी ने गंदुम के चंद दाने कशकोल से उठाकर सारिका के मुंह पर मारे और वो चला गया। उसके बाद सारिका के पेट में दर्द उठा जो बढ़ता ही गया। सारिका ने कहा कि उसे ये भी याद है कि हकीम साहब ने उसे दवाई दी थी और फिर वो सो गई या बेहोश हो गई थी। सारिका ने कहा कि उसे होश आया तो वो घर में अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। इसके अलावा उसे कुछ भी मालूम न था। मैं और सारिका उसके बाद 40 बरस इकट्ठे रहे। उसके बतन से मेरी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। उन 40 बरसों में मैंने कई बार उससे इस वाक़ये के बारे में पूछा, मगर हर बार उसका यही जवाब था कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मरने से 3-4 दिन कबल उसको ठंड लग गई और साथ तेज़ बुखार हो गया और यही बुखार उसकी मौत का सबब बन गया। उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले कई लोग ऐसे भी थे जो 40 बरस पहले भी सारिका की उन रसूमात में शिरकत कर चुके थे। इस बार भी चिता को मैंने ही आग लगाई और अब कोई गैर मामूली वाक़या ना हुआ था। आग ने सारिका को जलाकर राख कर डाला। सारिका की ख्वाहिश थी कि उसके फूल हरद्वारे जाकर गंगा में बहाए जाएं। मैंने ऐसा ही किया। उसके फूल लेकर हरद्वारे गया और गंगा में बहा दिए। इस वाक़ये के कई ऐनी गवाह अभी जिंदा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारिका को 40 साल कबल सख्ता हो गया था। लोग समझे कि वो मर गई है। उसकी चिता को आग तो लगा दी गई, फिर जोगी ने मंत्र पढ़ा तो होश में आ गई। मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि उसे सख्ता हो गया था। ना जाने हकीकत क्या थी। मेरे पास इस बात का जवाब नहीं। अगर आपके पास इस बात का कोई जवाब या दलील हो तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है शफीक अंसारी साहब, झारखंड से। असलम साहब, शाहकोट, राजस्थान से। अली हुसैन साहब, नागपुर से। और सलमान इकराम साहब, उत्तराखंड से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।